हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था सॉल्यूशन के बारे में। आज हम देखेंगे दैट इज़ अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जैसे हमने वहाँ पे बोला था कि सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं वो टोटल 3 टाइप्स थे। वहाँ पे हमने सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन देखे थे। बाद में उसके एग्जांपल्स कंसिडर किए थे। बाद में फिर मैंने आपको बोला था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो जहाँ पे नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब सॉल्यूट अगर हम डिजॉल्व ना कर सके, ऐसी कंडीशन जहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें डिजॉल्व होता जाए उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेम यहाँ पे टर्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मली जो सॉल्यूट है ना, वो सॉल्यूट के बेसिस पे जो सॉल्यूशन है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है दैट इज उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आपने सुना होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन जो है दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या सुना होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो भी ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो ये है कि इसमें सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, और जो सॉल्वेंट होगा दैट विल बी इन मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, और जो सॉल्वेंट होगा दैट विल बी इन मिनिमम अमाउंट। अब जो डेफिनेशन देखा था सॉल्यूट सॉल्वेंट का, उसके बेसिस पे नहीं, उसके बेसिस पे हम नहीं बोल सकते उसको। जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट तो हमेशा मिनिमम अमाउंट में रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट मैक्सिमम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, या फिर इसको अगर हम कंसिडर करें लेस मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट को, तो ये दोनों को कैसे कंसिडर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक, 3 एग्जाम्पल कंसिडर हम करते हैं। अब ये तीनों एग्जाम्पल में, पहले में मैं आपको बोलता हूं कि 10 ग्राम शुगर ले लो, 10 ग्राम शुगर कंसिडर करो, और 100 ml वाटर, 100 ml क्या करो? वाटर कंसिडर करो यहाँ पे। ठीक। सेकेंड में मैं आपको बोलता हूं 25 ग्राम शुगर ले लो और 100 ml ऑफ वाटर ले लो। थर्ड कंडीशन में 50 ग्राम ऑफ शुगर ले लो और 100 ml क्या करो? वाटर करो। ठीक, ओके। तो अब ये तीनों सॉल्यूशन में से सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? तो हम कहाँ से डिटर्मिनेशन करेंगे? यहाँ से, है ना। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए कंसिडर बोली है हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। तो अगर आप देखो तो जो सॉल्वेंट का अमाउंट है, वो सॉल्वेंट का अमाउंट तो तीनों कंडीशन में सेम है, सेम है ना। लेकिन अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट यहाँ पे उससे क्या है? ज़्यादा है। बाद में उससे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो ये सॉल्यूशन है इसको हम बोल सकते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और ये वाला जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट का मतलब क्या? जितना उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है उसके बेसिस पे बोलेंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 100 ग्राम वाटर ले लो और 100 ml वाटर ले लो, तो वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस भी यहाँ पे देखने को हमें सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। तो सॉल्यूशन फर्दर उसमें क्या होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दोनों डिटर्मिनेशन किसके ऊपर से होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर से हम बोल सकते हैं। अगर कम अमाउंट होगा तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ज़्यादा अमाउंट होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को यहाँ पे उतना हम रेफरेंस देंगे नहीं। क्लियर है? ओके। फर्दर अब हम बात करेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बोलना हो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो उसे हम कैसे बोलेंगे, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए सिंपल एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉर्म होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the amount of solute present in given amount of solution, okay, is known as a concentration. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे बोला कि अगर 50 ग्राम है तो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और कम है तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। तो डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रिजल्ट किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके। फर्दर एक न्यू टर्म है दैट इज अ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अपने बोलते हैं कि जैसे डस्ट पार्टिकल और वाटर, तो वो दोनों क्या होंगे, सॉल्युबल नहीं होने वाले, लेकिन सॉल्ट और वाटर अगर दोनों कंपेयर करें तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक न्यू टर्म होगा सॉल्यूशन के लिए, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ये मेन फैक्टर है। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी easily soluble with given solvent is known as its solubility। किसी भी सॉल्यूट के लिए जितना भी अमाउंट है किसी पर्टिकुलर गिवन सॉल्वेंट में, वो कितना सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल है और पार्शियली सोल्यूबल है, अलग अलग कंडीशंस आती है। हमारे पास लैब में बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स होंगे जो वाटर में ऐड करते ही डिजॉल्व, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को ऐड करो वो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड, तो वो एकदम स्मॉलर पार्ट में ही सोल्यूबल होता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है और जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है कंप्लीटली सॉल्युबल, ठीक। उसके बाद में फिर ऐसा पॉसिबल है कि पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, और ये दोनों कंडीशंस सॉल्युबिलिटी को डिटरमिन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब कंप्लीट सॉल्युबल मतलब पूरा सॉल्युबल हो, पार्शियली सॉल्युबल मतलब सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही उसका क्या हो, सॉल्युबल हो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। फर्दर अगर मैं आपको बोलूं कि जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सॉल्यूशन का पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो किस टर्म में मेजर हम कर सकते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्दर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन दिया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कैसे मेजर करेंगे, कितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ओके। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे, दैट इज अ यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
तो अब यहाँ पे जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर बोलते हैं, बाद में मास है तो उसको किलोग्राम में मेज़र करेंगे, टाइम है तो सेकंड में मेज़र करेंगे, वैसे ही सेम किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए उसकी पर्टिकुलर यूनिट होगी। सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ different for determination of amounts of solute in solution, different units are used। बहुत सारे यूनिट यूज़ किए जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन के, उसमें से हमें रीड कौन कौन से करने हैं, तो सिर्फ परसेंटेज वाले। जो पहला है हमारे पास में, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। ओके, जो सेकेंड वन है दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो थर्ड वन है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीन हमें रीड करने हैं। फर्दर आप जब हायर स्टडी में जाओगे, हायर स्टडी के लिए जाओगे, तो हायर स्टडी में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोलैरिटी देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोलैलिटी देखने को मिलेगा, बाद में फिर फॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा, है ना, नॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही जैसे परसेंटेज है वैसे ही यहाँ पे आएगा पार्ट्स पर मिलियन आता है। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन में भी 3 पार्ट होंगे, मास बाय मास होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। ये फर्दर आपको देखने को मिलेगा हायर स्टडीज़ में, हायर स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 रीड करने हैं। ओके, मास बाय मास परसेंटेज, पहले उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं कि मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है। तो दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो दैट इज परसेंटेज W डिवाइड बाय W, है ना, परसेंटेज W बाय W शो करेंगे। अभी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज किसके बेसिस पे हम निकालेंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा उसका टोटल वो कितना मास है उसके बेसिस पे हमें सॉल्यूट का मास निकालना है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला आएगा दैट इज परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, इनटू 100। ओके, ये होगा हमारा फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज का। अब देखो, सॉल्यूट का अमाउंट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिफरेंट यूनिट्स आर यूज्ड। अमाउंट में फाइंड आउट करना है ना, तो कितना अमाउंट ऑब्टेन किया, जैसे हम मार्क्स निकालते हैं तो मार्क्स कैसे कैलकुलेटेड होते हैं हमारे, परसेंटेज कैसे आते हैं, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो वैसे सेम यहाँ पे अगर किसी का मास परसेंटेज निकालना है तो कितना सॉल्यूट उसमें डाला और टोटल कितना मास है सॉल्यूशन का, उसका अगर हम रेशियो निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, मास बाय मास परसेंटेज मिलेगा। सेम सिमिलर अगर हम सेकेंड वन देखें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वन दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको जब हम इंडिकेट करेंगे तो दैट विल बी परसेंटेज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना, W बाय V लिखते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम
परसेंटेज विल बी इज इक्वल टू, मास किसका आएगा, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आएगा ग्राम में और वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा, ml में इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा, अगर हम बोले कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी परसेंटेज वॉल्यूम का v डिवाइड बाय v। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में, ml में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूलाज हमारे पास में हो गए। सिंपल, दोनों जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इंटू 100 आपको याद रखना है। सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इंटू 100 आपको याद रखना है। उसके बाद जो टर्म दिया होगा उसी से हमें पता चलेगा। मास बाय मास है तो दोनों का मास, मास बाय वॉल्यूम तो जो सॉल्यूट है उसका मास और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों का वॉल्यूम। तो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला सिमिलर है, सिर्फ चेंज कहाँ पे है, जो भी वैल्यू मेंशन है उसके ऊपर से। तो इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, 2 एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। पहला एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of solution when 2 gram of NaOH is dissolved in 100 ml of 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अब मास परसेंटेज पूछा है तो मास बाय मास वाला है ना, तो मास बाय मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या आएगा, दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ओके, तो यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, तो सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट में तो 2 ग्राम दिया हुआ है, तो 2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 इंटू 100, तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2। देयरफॉर मास बाय मास परसेंटेज विल बी इज इक्वल टू 2%। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ 2% सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक, 2% सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो उसे हम कब बोलेंगे 2% NaOH सॉल्यूशन, जब 2 ग्राम NaOH को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करेंगे तब। दूसरा एग्जांपल, कैलकुलेट मास ऑफ solute required for preparation of 5% required for preparation of 500 ml of 10% solution। ओके, 10% बाद में यहाँ पे मेंशन कर देते मास बाय वॉल्यूम, 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके,
मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। तो मास बाई वॉल्यूम दिया है ना, तो मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हमारा पास, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम कितना दिया है, 10% दिया ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें 10 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो सपोज वो कितना है x है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 दिया है, इनटू कितना हो जाएगा 100। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम। 50 ग्राम आएगा, मतलब 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड। तो एकदम सिंपल है एग्जाम्पल, है ना, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसी के बेसिस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, सिर्फ अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अभी तक ये जितना हमने देखा वो मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स में हम देख रहे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूशन आता है वो कैसे हम समझेंगे। अब हम आगे देखेंगे उसके बाद में हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।